साथियों नमस्कार। असली भारत संवाद से मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, क्रीमी लेयर का मुद्दा इस समय फिर से चर्चा में है क्योंकि 1 अगस्त 2024 के दिन सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजों की बेंच ने एससी जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई के समय और उसमें फैसला देते समय क्रीमी लेयर के मुद्दे को भी घसीट लिया और उस पर अपनी सलाह सरकार को दे डाली कि एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू होना चाहिए। वो ये भूल गए कि उनसे भी बड़ी बेंच, 9 जजों की बेंच 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में, जिसमें कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को सरकार ने जो 27% का आरक्षण का प्रावधान किया था उस पर सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला देना था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देते समय ओबीसी के आरक्षण को तो स्वीकृति प्रदान करी, लेकिन साथ में यह शर्त रख दी कि ओबीसी का जो क्रीमी लेयर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और उसी संदर्भ में उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया था कि क्रीमी लेयर का प्रावधान एससी एसटी के आरक्षण में लागू नहीं होगा। अब क्रीमी लेयर पर जो बार बार चर्चा की जाती है, ये मांग की जाती है कि एससी एसटी में आर्थिक रूप से संपन्न एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिनके बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ खुली प्रतियोगिता में मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो क्या एससी एसटी के मामले में, मैं विशेष रूप से एससी एसटी की बात कर रहा हूं, एससी एसटी के मामले में क्रीमी लेयर का प्रावधान यदि लागू किया जाता है तो क्या वह व्यवहारिक होगा? क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत उन बच्चों के साथ न्याय संगत होगा जिनके माता पिता सरकार द्वारा बनाए हुए मानकों के कारण क्रीमी लेयर में आ गए हैं? इन दोनों बिंदुओं पर मैं क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा आज करना चाहता हूं। अब क्रीमी लेयर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, यदि ये एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू हो जाती है तो आज ऐसे कोई मानक हमारे सामने मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर ऑलरेडी लागू है, तो वहां पर किस प्रकार की कैटेगरी बनाई गई हैं जिसमें कि क्रीमी लेयर, ओबीसी के लोग क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, उन पर नजर डालना ज्यादा अच्छा होगा। आज ओबीसी के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर हैं उसमें मुख्य रूप से 2 शर्तें हैं। पहली ये कि यदि माता पिता की वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उन बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहले ये वार्षिक आय की सीमा कम थी, अभी 2017 से ये 8 लाख कर दी गई है। इसी प्रकार एक दूसरी शर्त है कि यदि माँ बाप में कोई एक या दोनों क्लास 1 या क्लास 2 सर्विस में है, सरकारी नौकरी में है या किसी संवैधानिक पद पर है, या फिर वो सेना में, वायुसेना में, थल सेना में, नौसेना में किसी बड़े पद पर हैं, तो उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होती है और यही मानक वहां भी अपना लिए जाते हैं जो कि ओबीसी के आरक्षण में है। तो ये सोचिए कि जो 8 लाख रुपए की सीमा है, या कल को बढ़कर वो 9 लाख हो जाए, तो जो भी सीमा होगी, तो जो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट कंपनियों में है, वेतन भोगी हैं, उनकी इनकम, वार्षिक आय तो पता की जा सकती है। लेकिन जो किसी बिजनेस में है, उनकी कुल आय या सही आय कैसे पता चलेगी? वो तो सीए के साथ मिलकर
अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ देने के लिए बड़े आराम से अपनी आय छुपा लेंगे। और इसी प्रकार जो लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनकी आय कैसे पता चलेगी? क्योंकि कृषि की आय पर तो इनकम टैक्स होता नहीं है। दूसरे और एक समस्या है कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में है वह जरूरी नहीं कल हो। आज वह क्रीमी लेयर में आता है, उसकी इनकम, उसकी आय 8 लाख से ऊपर है। यदि वह कल सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी आय जो है 8 लाख से नीचे हो जाएगी, उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। मतलब आज उनका जब तक वो नौकरी कर रहा है उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कल को अगर वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि अपने बच्चे को आरक्षण का लाभ देने के लिए वो 2-3 साल पहले सेवानिवृत्ति ले ले, नौकरी छोड़ दे। यह एक और समस्या है कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, अपने बच्चों का भरण पोषण वो उस कम आय में करता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं, नौकरी आदि के लिए वो लायक होते हैं और नौकरी के लिए जब वो किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं, सरकारी सेवा में जाने का प्रयास करते हैं, तो उस समय जब वो आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो उस समय उनके माँ बाप की इनकम 8 लाख से ऊपर हो सकती है। तो जिन बच्चों का पालन पोषण उन्होंने कम आय में किया है, लेकिन आरक्षण का लाभ मिलते समय उनका दुर्भाग्य है कि उनके माता पिता की आय 8 लाख से ज्यादा है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ एक और समस्या है कि यदि कोई व्यक्ति या माँ बाप चाहें, उनको लगता है कि उनकी इनकम, वार्षिक इनकम 8 लाख से ज्यादा है और उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए यदि वो 1 साल उनमें से कोई एक छुट्टी ले लेता है तो उसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो जाएगी, उसके बच्चे को आरक्षण मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से इस पॉलिसी का मजाक उड़ाना हो गया। या बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए यदि माँ बाप में से कोई एक नौकरी छोड़ देता है, तब भी उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। और सबसे नौकरी छोड़ेगा क्यों? वो छुट्टी ले लेगा, वार्षिक आय उसकी कम हो गई, उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ मिल गया और बाद में उसने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली, छुट्टी से लौट आया। तो ये जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है वो एक तरीके से व्यवहारिक नहीं है। उसको यदि लागू किया जाता तो या तो उसमें छल कपट होगा इनकम छुपाने के लिए, और बहुत से ऐसी जगह होगा जहां इनकम नहीं छुपा पाएंगे सरकारी नौकरी में रहने के कारण या किसी कंपनी में काम करने के कारण, तो उनके बच्चों के साथ ये अन्याय होगा। मतलब पूरे समाज के साथ एक तरीके से ये सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिन बच्चों के माँ बाप ईमानदार हैं, अपनी वार्षिक आय नहीं छुपाते हैं और उनकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है, तो उनके बच्चों को तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके माँ बाप कृषि आय में हैं, कृषि कार्य में लिप्त हैं, उनकी वार्षिक आय भले ही 8 लाख से ज्यादा हो, या किसी बिजनेस में, व्यवसाय में वो अपनी वार्षिक आय छुपा लेते हैं, या माँ बाप छल करके उनमें से कोई एक छुट्टी पे चला जाता है और वार्षिक आय कम कर लेता है, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसलिए एक तरीके से ये व्यवहारिक फार्मूला नहीं है जो कि इस समय ओबीसी के मामले में लागू किया गया है, और वही मैं समझता हूं कि यदि एससी के मामले में लागू होगा तो वो भी व्यवहारिक नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि जब यदि किसी के माँ बाप में कोई एक या दोनों क्लास 1 सर्विस में है, क्लास 2 सर्विस में है, ग्रुप ए या ग्रुप बी में है, या सेना में किसी अच्छे पद पर हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वही क्यों? और क्या अधिकारी बनने के बाद उनके साथ सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाएगा? जब अभी भी ऐसे केस मौजूद हैं
जहां पे एससी अफसर का ट्रांसफर होने के बाद उसकी कुर्सी गंगा जल से धोई जाती है, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 बार हो चुका है। आज भी एससी अफसरों के साथ अफसर होते हुए प्रत्यक्ष रूप से ना सही तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक भेदभाव होता है, तो उनके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? मान लीजिए कि किसी क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर का बच्चा या किसी सेना के अफसर का बच्चा जो क्रीमी लेयर में, माँ बाप के क्रीमी लेयर में आने के कारण सामान्य कोटे में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसको साक्षात्कार में बुलाया जाता है, योग्यता के कारण सपोज वह लिखित परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन जब वह साक्षात्कार में जाएगा तो क्या इन साक्षात्कार लेते हुए जो अधिकारी होंगे वो अपनी जाति मानसिकता के कारण ये नहीं सोचेंगे कि एससी एसटी का जो असली कोटा है वो तो ऑलरेडी इनके भाई बंधु भर लेंगे। तो यदि इनको समान कोटे से नौकरी दी जाती है तो क्या वह उनके वर्ग के समान जाति के बच्चों के साथ हकमारी नहीं होगा, वह समान जाति के बच्चों का हक नहीं मारेंगे? और निसंदेह ऐसा सोचने पर वह कितना भी योग्य हो, एससी समाज का बच्चा, एसटी समाज का बच्चा, उसे साक्षात्कार में रिजेक्ट कर देंगे। अर्थात माँ बाप के क्रीमी लेयर में आने के कारण आरक्षण का तो लाभ उन्हें मिलेगा नहीं और समान कोटे में लोग उनको नौकरी मिलने नहीं देंगे। तो ये हो गया कि उन्हें उनको जो है सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना। तो ये तो पूरी तरीके से उनके साथ अन्याय है। उनका क्या दोष है कि उनके माँ बाप सरकारी नौकरी में होने कारण या 8 लाख रुपए से अधिक इनकम होने के कारण क्रीमी लेयर में आ गए? उनके साथ तो समाज में भेदभाव आज भी जारी है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसे हम लोग जब समझ रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि न्यायपालिका में बैठे हुए जजों को नहीं मालूम हो, लेकिन फिर भी उनकी भी ये जाति मानसिकता है जो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे सामाजिक भेदभाव को नजरअंदाज कर देते हैं और ये सरकार को सलाह दे डालते हैं कि एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती कि एससी एसटी समाज के किसी संगठन ने ना तो कभी कोई आवाज उठाई, ना न्यायपालिका में ये याचिका डाली कि उनके समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनके बच्चों को अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनके स्थान पर आरक्षण का लाभ एससी एसटी समाज के उस वर्ग को मिलना चाहिए जो आज भी गरीब है, वंचित है। तो जब ऐसी मांग एससी एसटी समाज से कहीं से नहीं उठी तो ये न्यायपालिका में बैठे हुए जजों को, ये तथाकथित आरक्षण विरोधी बुद्धिजीवियों को इस वर्ग से इतनी हमदर्दी क्यों हो जाती है? जाहिर है आपकी ये हमदर्दी नहीं बल्कि आपकी ये कुटिल चाल है। दरअसल आपको जो एससी एसटी समाज का जो जागरूक वर्ग है, जिनके माँ बाप आरक्षण का एक बार लाभ उठा चुके हैं और आरक्षण का लाभ उठाने कारण जहां वो लोग शैक्षणिक रूप से जागरूक हैं और आर्थिक रूप से उनके अंदर थोड़ी संपन्नता आ गई है और वो न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं बल्कि समाज के अधिकारों के प्रति भी सजग हैं। और आरक्षण हो या सामाजिक न्याय का कोई मुद्दा हो, सड़क से संसद तक आवाज यही वर्ग उठाता है और जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ता है। ये वर्ग आपकी आंखों में खटकता है और आप चाहते हो कि इस वर्ग को एससी समाज के दूसरे वर्ग से अलग कर दिया जाए ताकि सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर हो जाए और जो बचा हुआ जो गरीब, अशिक्षित या कम जागरूक एससी एसटी समाज है वह आरक्षण की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई को ठीक से न लड़ पाए। लेकिन मत भूलिए कि एससी एसटी समाज का चाहे कम जागरूक हो, वो भी आपकी चाल को, कुटिल चालों को अच्छी तरह समझ गया है। उसे मालूम है कि एक बार आर्थिक आधार
बाबा साहब की दिव्य आरक्षण में जुड़ा, जो कि पूरी तरीके से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर बाबा साहब ने दिया है, उसमें एक बार भी आर्थिक आधार यदि जुड़ा तो आप धीमे धीमे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को हटा के आर्थिक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार बना दोगे, और इस काम में सत्ता में बैठे हुए आपके मनवादी साथी आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए इस SC/ST समाज आपकी इस कुटिल चाल में फंसने वाला नहीं है और आपके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। जय भीम, जय संविधान।